Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो फेजेस हमने पढ़े हैं। तो दो फेजेस में हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन, दैट इज ब्लीडिंग फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद में हमने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज। थोड़ा सा फॉलिकुलर फेज में हार्मोन्स को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। शुरुआत में एफएसएच का बढ़ता है, फिर एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। इसके साथ साथ दो हार्मोन्स बचे, एलएच हार्मोन यहाँ पे बहुत ड्रामेटिक रोल प्ले करता है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। अब इसका रोल ड्रामेटिक क्यों हो गया वो भी हम समझेंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन होने वाला है और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा अपने एक्साइटेड स्टेट में है। और ये क्या करता है, ये टारगेट करता है यहाँ पे फॉलिकल को। अब कैसे टारगेट करता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हार्मोन्स का लेवल प्रोजेस्टेरॉन का कम है, एस्ट्रोजन का बढ़ रहा है, एफएसएच का शुरुआत में कम है, एलएच का लास्ट में आते आते बढ़ने लग जाता है। बट यहाँ पे ड्रामेटिक चेंज जब आता है जब एकदम से साइकिल अपने बीच में, यानी कि बिल्कुल साइकिल मिडिल में आ जाती है। मिडिल इन द सेंस कि बिल्कुल डे 14th आ गया है और डे 14th इज ओव्यूलेशन। ये जो लाइन बनी हुई है ना, that is ovulation. The process of releasing of ovum from the ovary is known as ovulation. ओव्यूलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवेरी में? ओव्यूलेशन में ओवेरी में चेंजेस आ रहे हैं कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो गया। अब रिलीज कैसे हुआ वो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो थीका सेल्स हैं, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। और फॉलिकल के अंदर जो कैविटी है एंट्रम, ये जो एंट्रम हमने पढ़ी थी, फॉलिकल के अंदर की जो कैविटी है ये एंट्रम बढ़ रही है क्योंकि फॉलिकल की साइज बढ़ रही है। तो अंदर एंट्रम जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी कि फ्लूइड बढ़ता जा रहा है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब फ्लूइड बढ़ता जा रहा है तो क्या होता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर से जो थीका सेल्स हैं वो वीक हो रही हैं। अब ये जो थीका सेल्स है ये वीक क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द साइकिल सडनली देयर इज राइज इन एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच का सडन राइज होता है, एकदम से बढ़ जाता है। एलएच 10 टाइम्स बढ़ जाता है और एफएसएच 2 to 3 टाइम्स इसका लेवल बढ़ जाता है। ड्रामेटिकली बढ़ते हैं दोनों, और इन दोनों के एक साथ बढ़ने को बोला जाता है सर्ज। एफएसएच सर्ज और एलएच सर्ज इन बिटवीन और इन द सेंटर ऑफ द साइकिल। और ओव्यूलेशन के बाद एकदम से हार्मोन्स में बदलाव आ गया। जैसे ही हार्मोन्स में बदलाव आया, बहुत ध्यान से समझनी है, जैसे ही हार्मोन्स में बदलाव आया यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में भी बदलाव आने लगा। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल की जो कैविटी है उसमें फ्लूइड ज़्यादा बढ़ा। ज़्यादा बढ़ने से अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर जो थीका लेयर बनी हुई थी वो वीक पड़ने लग गई एलएच की वजह से। एलएच ने थीका को टारगेट कर दिया, उसको वीक कर दिया। जैसे ही थीका वीक हो गई तो अंदर से ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी ओवेरी के अंदर, उस पर प्रेशर आ गया और एक बल्ज बन गया। ओवेरी में एक बल्ज बन गया, ऐसा लगने लगा कि यहाँ से बडिंग होने वाली है किसी चीज़ की। और ये जो बल्ज है इसको महसूस करने वाली जो फेलोपियन ट्यूब है वो लगातार ओवेरी को स्वीप करना शुरू कर देती है, उसको सहलाना शुरू कर देती है, और जैसे ही ओवम रिलीज होता है वो उसको पिक कर लेती है। यानी कि what is ovulation? The process of releasing of ovum from the ovary is known as ovulation. At that same time, the level of the FSH and the LH increases suddenly. That is FSH and LH surge. What about the other hormones? अभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो फॉलिकल के बाद जो oocyte निकला है बाहर खुशी खुशी, वो क्या कर रहा है, वो तो बना ही रहा है ना अभी।
अपना जो उसने हार्मोन बनाना है वो बना रहा है, दैट इज एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अभी तक मेंटेन्ड है, अभी बहुत ज़्यादा सडन डाउन नहीं गया है। ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब जो ओवम है बहुत हैप्पीली कोरोना रेडिएटा के साथ, जोना पेल्यूसिडा के साथ कहाँ पे आ गया, ये आ गया है फैलोपियन ट्यूब में। ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। इसके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है एंड दिस नेक्स्ट फेज इज नोन एज, इस नेक्स्ट फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज। इस नेक्स्ट फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, फिक्स्ड फेज, इसको फिक्स्ड फेज भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है प्रोजेस्टेरोनिक फेज। प्रोजेस्टेरोनिक फेज। अब इतने सारे नाम क्यों है, क्योंकि हर नाम अपनी कहानी खुद बता रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आता है। जो फॉलिक्यूलर लेयर, आई ड्रॉ हियर फॉलिक्यूलर लेयर, ये फॉलिक्यूलर लेयर है, ये बात हम कर रहे हैं ओवेरी के अंदर की, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये ओवेरी, क्लियर। ये जो फॉलिक्यूलर लेयर है इट रिमेन इनसाइड द ओवेरी, जिसमें अभी भी क्या मौजूद है, ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स। इन्होंने किसको बाहर भगा दिया है, इन्होंने भगा दिया है बाहर ओवम को। तो ये ओवम किस किस के साथ है, ये है जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा के साथ, ये रहा, ये फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रैन्युलोसा और थीका सेल्स हैं इनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने से इनके अंदर ब्लड भर जाता है, ये ब्लड भर गया और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड भरने के बाद ब्लड की क्लॉटिंग भी हो जाती है और एक बॉडी बन जाती है जिसको बोला जाता है कॉर्पस हिमोरेजिकम। क्या बॉडी बनती है, कॉर्पस हिमोरेजिकम। व्हाट इज कॉर्पस हिमोरेजिकम? कॉर्पस हिमोरेजिकम इज द granulosa cells, theca cells which are remaining inside the ovary after releasing of ovum, and the blood get filled inside it, and after blood the blood get clot, after the entry of the blood get clot, and due to this reason the structure is known as corpus hemorrhagicum। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, corpus hemorrhagicum। हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड का भरा हुआ स्ट्रक्चर। अब ये जो ब्लड का भरा हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या करता है कि इस ब्लड में आरबीसी है, वो आरबीसी टूटती हैं और आरबीसी के टूटने के कारण येलो पिगमेंट्स बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनते हैं। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन येलो पिगमेंट्स, इसके साथ यहाँ पे ल्यूटियल सेल्स जो हैं वो ल्यूटियल पिगमेंट रिलीज करती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती है पीले से स्ट्रक्चर में और ये बन जाती है येलो बॉडी, और इस येलो बॉडी को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल ओवेरी के अंदर क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही स्मार्टली काम करती है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और रिलीज कराती है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हम देख रहे हैं एकदम से रेड कलर लाइन ऊपर आ रही है, एस्ट्रोजन की लाइन जो ब्लू कलर है वो भी ऊपर आ रही है, यानी कि इस फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल बढ़ रहा है। FSH और लेवल LH लेवल अभी कम हो गया, धीरे धीरे FSH एंड LH लेवल रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है कंपैरेटिवली। अब यहाँ पे क्या होता है, ये येलो बॉडी है जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाती है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एंटी प्रेगनेंसी हार्मोन, सॉरी एंटी एबॉर्शन हार्मोन और प्रेगनेंसी हार्मोन। अब ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए है, तो ये फिर से एंडोमेट्रियम में बदलाव लाएगी और जो एंडोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड्स बिकम कॉन्वोल्यूटेड। ये ग्लैंड्स में क्या हो गए, ग्लैंड्स कॉन्वोल्यूटेड हो गए, बहुत ज़्यादा इनमें कॉन्वोल्यूशन हो गया, ट्विस्टेड हो गए बहुत ज़्यादा।
कॉन्वोल्यूट होने के साथ साथ ब्लड सप्लाई बढ़ गई, एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो गई, और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई, मायोमेट्रियम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और अल्टीमेटली जो पूरी इनर यूट्राइन लाइनिंग है इट अपीयर्स लाइक अ रेड कारपेट, बिल्कुल रेड कारपेट की तरह ये लाइनिंग हमें नजर आती है इंटरनली। इससे क्या लग रहा है कि इसे क्या रिसीव करना है, इसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिसीव करना है, तो यूट्रस अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। अब इस एक्टिविटी में यहाँ पे क्या होता है कि जो येलो बॉडी दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करे, उसका लाइफ 10 to 12 डेज है। अब 10 to 12 डेज में यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं आया, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ इम्प्लांटेशन, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो येलो बॉडी है इसका रिग्रेशन हो जाएगा, ये खत्म होने लगेगी और ये व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एक व्हाइट बॉडी में, और इसको बोला जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस इसको बोला जाता है व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी में ये कन्वर्ट हो गई, और व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे जैसे ये 20 डेज आएंगे ये डीनेचर हो जाएगी और दोबारा से साइकिल रिपीट होगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी की जाएगी। फिर से ये जो यूट्राइन मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी थी, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है जिसने पूरी तैयारी की थी, इसकी शेडिंग हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, और ब्लड की फॉर्म में विजाइना से खत्म हो जाएगी। व्हाट अबाउट द ओवम? ओवम अगर फर्टिलाइज करता है तो आगे डेवलपमेंटल स्टेज में जाता है, अगर फर्टिलाइज नहीं करता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर फेलोपियन ट्यूब में डिसइंटीग्रेट या डीनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एनसीईआरटी अब क्या बोल रही है, सारी लाइन को हम रीड कर लेते हैं। हियर however it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health etc. menstrual cycle नॉर्मल फीमेल में 28 दिन की होती है, बट कुछ स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, प्रॉपर फूड नहीं मिलने के कारण ये वेरिएबल है। The menstrual phase is followed by the follicular phase. menstrual phase के बाद हम पढ़ चुके, क्या आया, follicular phase. During this phase the primary follicle in the ovary grows to become a fully matured Graafian follicle. फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल ने अपना काम किया, प्राइमरी से मेच्योर फॉलिकल बना। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। आई टोल्ड यू कि एंडोमेट्रियम ने अपनी पूरी फुल तैयारी की है और इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है फॉलिकुलर फेज से, उसमें आ जाता है प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन करती हैं उसकी सेल्स। These changes in the ovary and the uterus are introduced by the changes in the level of the pituitary and ovarian hormone. Pituitary hormone कौन सा है, FSH और LH. Ovarian hormones कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इन hormones के लेवल में बदलाव आता है। गोनाडोट्रोफिन्स, पिट्यूटरी से रिलीज होने वालों को हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स, FSH एंड LH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। FSH और LH ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर फेज में एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है। बोथ द FSH एंड द LH अटेंड अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। 14th डे में दोनों का लेवल बढ़ता है। FSH सर्ज एंड LH सर्ज, इनका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ड्रामेटिक इंक्रीज होता है दोनों में, LH 10 गुना बढ़ता है एंड 2 to 3 टाइम्स FSH का इंक्रीज होना होता है। रैपिड secretion of LH leading to its maximum level during the middle cycle। जब LH का बिल्कुल साइकिल के बीच में एकदम से बढ़ना हो जाता है तो उसको कहा जाता है LH सर्ज। और ये LH सर्ज क्या इंड्यूस करती है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने को इंड्यूस करती है एंड देयर बाय रिलीजिंग ऑफ ओवम, और ओवम रिलीज हो जाता है, प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है, यानी कि 14th डे, अगर 28 दिन की साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब आएगा, 14th डे आएगा। इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अब इसके बाद आने वाला फेज ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम बनता है,
उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम. आई टोल्ड यू व्हाट इज corpus luteum. It is a yellow body temporary endocrine gland. Life is 10 to 12 days. It releases progesterone, that is pregnancy hormone or anti-abortion hormone, and such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. अब पूरी यूट्रस की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी होती है ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स होते हैं यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो खत्म हो जाता है. अब उसको जब तक पूरा प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगा तब तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है. This cause disintegration of the endometrium leading to the menstruation. अब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गया और यहाँ पे शुरू हो जाएगा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखनी है. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को नहीं होने देता. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ क्योंकि ये सारा जो कहानी है ये खत्म हो रही है, जो कॉर्पस ल्यूटियम में डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो वो एकदम से लेवल जब डाउन होता है तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आता है और एंडोमेट्रियम जो तैयारी की थी वो खत्म करती है अपनी पूरी तैयारी, मार्किंग अ न्यू साइकिल. एंड ह्यूमन बीइंग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years ऑफ एज एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है 50 साल की एज में तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड द मेनोपॉज. एक फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब से कब तक रहती है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड रहती है, मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में. यानी कि 10 से 13 साल से 50 साल तक की एज के बीच में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है और इसमें एक फीमेल की ओवेरी से लगभग 450 के आसपास ओवम रिलीज होते हैं. तो यहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का.